नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। कभी भारत के साथ सीमा विवाद, कभी चीनी इशारे पर सरकार चलाने के आरोप, तो कभी आंतरिक नीतियों के कारण अपनी ही पार्टी नेताओं का विरोध। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कार्यकाल हमेशा विवादों में घिरा रहा। वो अपनी नीतियों से ना तो देश की जनता को संतुष्ट कर सके, ना ही पार्टी और मित्र राष्ट्रों को। अब नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की आंतरिक लड़ाई रोकने की चीन की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं, क्योंकि कार्यकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकालकर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। ओली को निकालने का फैसला पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में लिया गया है। गौरतलब है कि ओली की सदस्यता खत्म करने का फैसला पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल की कमेटी ने किया। 24 जनवरी को पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी गई। पार्टी में ओली के हालिया फैसलों को लेकर काफी नाराजगी थी। उनसे सफाई मांगी गई, लेकिन वो कमेटी के सामने पेश ही नहीं हुए। नेपाल में इसी साल मार्च से अप्रैल के बीच नए चुनाव हो सकते हैं। दरअसल ओली को पार्टी की बैठक में आने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन ओली ने पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए पार्टी के विभाजन की धमकी दे डाली थी। ओली जिस तरीके से सरकार चला रहे थे, उसका पार्टी का एक गुट लंबे समय से विरोध कर रहा था। इस गुट के नेताओं का कहना था कि ओली पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं और अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत विरोधी बातें कर रही हैं। जो नेता ओली का विरोध कर रहे थे, उनमें नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनाल भी शामिल थे। इनमें पुष्प कमल दहल, जो प्रचंड के नाम से मशहूर हैं, वो पार्टी के सह अध्यक्ष भी हैं। पिछले वर्ष प्रचंड और ओली के बीच का विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस वक्त पार्टी के नेताओं का सामना करने से केपी ओली बच रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि स्थायी समिति के 45 में से 30 सदस्य उनके खिलाफ हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब से ओली ने 275 सदस्यों वाली संसद को भंग किया, उन्हें पहले ही पार्टी की सेंट्रल कमेटी के चेयरमैन पद से हटाया जा चुका था, लेकिन वो इसके सदस्य बने हुए थे। पीएम ओली की सिफारिश पर संसद भंग करने के बाद नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने वहां 30 अप्रैल और 10 मई को ताजा चुनाव करवाने की घोषणा भी कर दी थी। इस बीच नेपाली संसद को भंग करने का मामला नेपाली सुप्रीम कोर्ट के पास भी विचाराधीन है। ओली की इस कार्रवाई को उनका विरोधी खेमा असंवैधानिक बता रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी का विवाद समाप्त करने के लिए चीन काफी ज्यादा सक्रिय था। उसके एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने नेपाल आकर शीर्ष नेताओं से बात की थी, लेकिन वो भी सहमति बनाने में नाकाम रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में लाने के लिए चीन ने हर संभव कोशिश की थी। इसके जरिए वो अपना हित साधना चाहता था। जब कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़ों में बिखराव की स्थिति पैदा हुई, तो चीन ने नेपाल की ओली सरकार में दखल अंदाजी बढ़ा दी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्थिति को काबू में करने के लिए विश्वस्त राजनयिक होऊ यांकी को काठमांडू में तैनात कर दिया। यांकी ने मनमुटाव दूर करने के लिए दोनों धड़ों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। यांकी की नेपाल की सरकार में पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो सभी प्रोटोकॉल को तोड़ती हुई राष्ट्रपति से भी मिल लेती थी। अधिकारियों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। चीनी नागरिक होऊ यांकी नेपाल में साल 2018 से चीन की राजदूत हैं। उन्हें दक्षिण एशियाई मामलों का जानकार माना जाता है। इसी लिहाज से यांकी ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में लंबे वक्त तक डिप्टी डायरेक्टर की भूमिका निभाई और कई अहम फैसले लिए, जिनसे चीन का संबंध पड़ोसी देशों से प्रभावित हुआ। यांकी ने चीनी राजदूत के तौर पर पाकिस्तान में भी 3 साल बिताए। यांकी के कूटनीतिक दिमाग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एकदम अलग संस्कृति वाले देश में मेलजोल बढ़ाने के लिए इस राजदूत ने उर्दू भाषा सीखी और राजनेताओं से मेलजोल के मौके पर फ्लुएंट उर्दू बोला करती थी, ताकि उन्हीं में से एक लगे। भारतीय खुफिया एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान में राजदूत रहते हुए यांकी ने कई पाकिस्तानी नीतियों के लिए काम किया, जिसका भारत से कहीं ना कहीं ताल्लुक था। पाकिस्तान जैसे जटिल देश में 3 अहम साल देने के बाद यांकी को नेपाल भेजा गया। इसके पीछे एक राजदूत के तौर पर यांकी की सफलता ही मानी जाती है। इससे पहले भारत नेपाल के संबंध बड़े छोटे भाई जैसे ही सहज थे और कूटनीतिक टकराव की नौबत नहीं आई थी। साल 2015 में नेपाल का नया संविधान लागू हुआ। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने, देश को 7 प्रांतों में विभाजित किया।
जुलाई 2016 में दूसरी पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ओली ने तब इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल के नए संविधान को लेकर भारत ने आपत्ति जताई थी। भारत का कहना था कि इसमें मधेशी और थारू लोगों की मांगों को शामिल नहीं किया गया। इसी दौरान मधेशी और अन्य अल्पसंख्यकों ने नाकाबंदी कर दी और 135 दिनों तक भारत नेपाल के बीच सड़क मार्ग बाधित रहा। ओली ने इसे मुद्दा बनाया और साल 2017 के चुनाव में जीत मिलने के बाद फिर प्रधानमंत्री बने। इससे पहले वो 11 अक्टूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 तक बतौर प्रधानमंत्री देश की कमान संभाल चुके हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी का जन्म ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन यूएमएल और पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड के नेतृत्व वाली सीपीएन माओ सेंटर के मई 2018 में विलय से हुआ। ओली पीएम बने और सर्वोच्च निर्णय लेने वाली पार्टी की 15 सदस्यीय समिति में प्रचंड गुट के 9 सदस्य शामिल हुए। साल 2017 में जीत के बाद ओली ने राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार और गरीबी से लड़ने का प्रण लिया था, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उधर पिछले कुछ महीनों से प्रचंड खेमा ओली को सत्ता से हटाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जब भारत ने नया नक्शा जारी किया तो उसमें कालापानी क्षेत्र को देखकर नेपाल ने विरोध किया। बाद में विरोध लिपुलेख और लिप्याधुरा तक आ पहुंचा। नेपाल सरकार की कैबिनेट ने नए नक्शे को मंजूरी दे दी, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिप्याधुरा पर दावेदारी की गई थी। ऐसा माना जाता है कि ओली चीन के इशारे पर ही इस विवाद को हवा दे रहे थे। नेपाल के पीएम के विवादित नक्शा बनाने के पीछे भी चीनी राजनयिक यांकी का ही हाथ सामने आया। नेपाल की सत्तासीन पार्टी का वो प्रतिनिधिमंडल जो नक्शा बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक बना रहा था, यांकी लगातार उनके संपर्क में भी रही। उन्होंने ही पीएम ओली और नेपाल की संसद को इसके लिए तैयार किया। यांकी का पीएम ओली के दफ्तर और यहां तक कि निवास पर भी लगातार आना जाना था। दरअसल ये नेपाल भारत के सहज संबंधों का रुख चीन की ओर मोड़ने के षड्यंत्र का एक हिस्सा था। नेपाल के नए मानचित्र लाने को चीन की साजिश के तौर पर पहले से ही देखा जा रहा था। जब विधेयक पास भी नहीं हुआ था, यहां तक कि भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने भी इस बात का इशारा कर दिया था कि नेपाल में बीजिंग की शक्तियां काम कर रही हैं और लिपुलेख में सड़क बनाने के भारत के विरोध के पीछे नेपाल खुद नहीं बल्कि चीन ही है। चीन की राजदूत ने इस विवादित नक्शे के लिए काम किया ताकि भारत की परेशानियां बढ़ें। चीन लद्दाख में गलवान घाटी पर लगातार भारत में भिड़ता रहा। उधर पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ाता रहा। इन सबके बीच भारत में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़े। भारत पर हर ओर से दबाव बढ़ाने के लिए चीनी राजदूत यांकी ने नेपाल के पीएम को भड़काया। यांकी को चीन में सबसे महत्वपूर्ण राजदूतों में गिना जाता रहा है और जब उनकी पोस्टिंग पहले पाकिस्तान और फिर नेपाल में हुई, तभी ये अंदेशा हो गया कि चीन ये सब किसी खास मकसद के तहत कर रहा है। यांकी सोशल मीडिया को भी अपने देश की स्थिति मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करती आई हैं। खासकर ट्विटर पर वो चीन की छवि को बेहतर बनाने के लिए जानी जाती रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो चीन की सांस्कृतिक और सामाजिक बातों का बखान करती हैं ताकि बड़े स्तर पर लोगों के मन में चीन की स्थिति बेहतर की जा सके, जिसे राजनीतिक शब्दावली में सॉफ्ट पावर बढ़ाना कहते हैं। ओली सरकार चीन के बहकावे में भारत के खिलाफ खड़ी रही और अपनी आदत के मुताबिक चालबाज चीन ने पीठ में छुरा घोंप दिया। नेपाल में जमीन के नक्शों और भूमि सर्वेक्षण करने वाले विभाग ने जुलाई अगस्त में दावा किया था कि चीन दोलखा स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 1500 मीटर हिस्सा हड़प चुका है। उसने कोरलांग क्षेत्र में पिलर संख्या 57 के पास अतिक्रमण किया। गोरखा जिले में पिलर संख्या 35, 37 और 38 को दूर हटा दिया। नापा भांजांग में भी जमीन हड़प ली। चीन ने 2017 में ही पूरा गांव हड़पने के साथ इस इलाके को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ दिया था। हालांकि अभी तक ये गांव नेपाल के नक्शे में भी शामिल है और स्थानीय लोग नेपाल सरकार को ही टैक्स देते हैं। 9वीं कक्षा में स्कूल छोड़कर ओली राजनीति में शामिल हो गए थे। राजशाही का विरोध करने पर उन्हें 14 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। गणतंत्र की स्थापना के बाद नेपाल हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष बन गया। करीब एक दशक बाद देश के लोग राजतंत्र की पुनर्बहाली की मांग में आंदोलन करने लगे। कई छोटी पार्टियां राजशाही की पुनर्बहाली के लिए चलने वाले आंदोलनों का समर्थन कर रही थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक
चीन के इशारों पर भारत से कटुता मोल लेने वाले ओली का तब मोह भंग हो गया जब उन्हें पता चला कि चीनी राजनयिक यांकी हर कीमत पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है। वो प्रचंड और नेपाल माधव के संपर्क में है और उन्हें ओली की जगह उप प्रधानमंत्री वामदेव गौतम को सत्ता की कमान सौंपने के लिए तैयार कर रही है। ऐसी जानकारी मिली कि इससे ओली का मोह भंग हो गया और उन्होंने संसद भंग करने की घोषणा कर दी। अपनी इस चाल के जरिए उन्होंने पार्टी के विरोधियों के साथ साथ चीन को भी झटका दे दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।